शिकवा करते हैं लोग बिछड़ने का बिखरने का, वो इश्क ही क्या जो सलामत छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइबर का बटन दबा दें, बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। ये एक कच्चा पक्का सा मकान था जिसके कमरे एक कितार में बने थे। सहन में कनातें लगी थी। एक कोने में तख्ते रख के स्टेज बनाया गया था जिसपे भड़कीले नारंगी और सुर्ख लिबास वाली दुल्हन पीले सोने का जेवर पहने बैठी थी। दूसरे कोने में एक मूड़े पे बैठी दबंग सी औरत देग पे झुकी छोटी प्लेट से चावल निकाल निकाल के डिशेस में डाल रही थी। उसकी शलवार पे घुटने के करीब देग की कालक लग चुकी थी, लेकिन वो उससे बेनियाज थी। बस खाना पूरा हो जाए। जैसे ही वो एक डिश भरती, साथ खड़ी कोई लड़की उसे उचकती और भाग के मेहमानों के सामने जाके रख आती। ये एक सादा सी शादी का मंजर था। सहन में चारपाइयां भी थी और टेंट सर्विस की सुर्ख कुर्सियां भी। शादी में शरीक करीबन सब ही औरतें एक जैसी थी। चमचम करता लिबास, गहरी लिपस्टिक और लाइनर, पीला जेवर, सवाए हुरे जहां और माही के। वही दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से उन सब से मुमताज थी। हुरे जहां बेगम एक चारपाई पे बैठी थी, एक टांग मोड़े, एक सीधी लंबी किए। बख्त बी ने बहुत कहा कि वो उनके लिए हमसायों की बहू के जहेज का सोफा मंगवा देती है, लेकिन हुरे जहां ने सख्ती से मना कर दिया। बस करो बख्तो, सारी उम्र चार सद्दा में चार पाइयों पे बैठे हैं हम, इसमें क्या है? और आराम से इसी पे तकिए के सहारे बैठ गई। माही भी साथ ही टिक गई। ये बख्त बी की तीसरी बेटी की शादी थी और माही ने उनकी हर शादी में शिरकत की थी, इसलिए वो सबको पहचानती थी। सब रिश्तेदार उन्हीं के गिर्द जमा थे। तुम बख्त बी की भांजी हो ना जुलेखा? माही एक एक को नाम से पुकार के पूछ रही थी। और ये छोटी कोसर कितनी बड़ी हो गई है? ओए, तुम स्कूल जाती हो या सारा दिन घर में अपनी माँ का सर खाती हो? आंखें निकाल के उसे घूरा। सबने कहका लगाया। और तुमने बड़ा वजन कम किया हुआ है सकीना, लगता है तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हारी सास खा जाती हैं। माही ने शरारती आंखों से देग से खाना डालती औरत की तरफ इशारा किया तो सारी लड़कियां खिलखिला के हंस दी। माँ ने उसको चुटकी काटी। बुरी बात, किसी के वजन का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, आपके वजन का उड़ा सकते हैं? माही ने पलकें झपकाई। माँ उन्हों करके बख्त बी की तरफ मुतवज्जा हो गई। लड़का कमाता भी है या ऐसे ही रिश्ता कर दिया बख्तो? नहीं नहीं, कमाता है, अपने मोबाइलों की दुकान है। बस अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अच्छे नसीब ही बनाता है, कुछ खुद भी आवाज उठानी पड़ती है। माँ संजीदगी से बोली। किसी ने टेंट सर्विस वालों की प्लास्टिक की प्लेटें सामने ला के रखी। कोई बर्फ और पानी से भरा स्टील का जग ले आया। फिर छोटे सलीम ने प्लास्टिक का सफेद डोंगा सामने लगाया। बहुत पतली और खूब लंबी चौड़ी रोटियां भी आ गई। खाने में मुर्गी का सालन था जिसमें बहुत सा तेल तैर रहा था, मगर माही जानती थी कि पतली रोटी और ये मसालेदार सालन बहुत मजेदार होगा। तुम्हारी बड़ी बेटी नहीं नजर आ रही? माँ ने गौर से इतराफ में देख के सवाल किया। बख्त बी ने सर झुका दिया। उसके बंदे ने नहीं आने दिया। कहा भी था इस नखट्टू को ना दो रिश्ता, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ सख्त बरहम हुई। ताबा से कहो घर आ जाए, बल्कि मेरे पास आ जाए, उसकी मारे ना खाती रहे। वो ताबा को अभी तक मारता है। सालन डालती माही का हाथ रुक गया। पिछली दफा जब वो मना के उसे घर लेकर गया था तो ना मारने की कसम उठाई थी। माँ ने गहरी सांस भरी। बस जुबान बीवी और तशद्दुद करने वाला शोहर ये कभी नहीं बदलते, उनको बदलना पड़ता है। माही को बात समझने में चंद मिनट लगे। बाजी, 3 बच्चों के बाद उसे कैसे छोड़े? गरीब औरत की तो किस्मत में ही मार खाना है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी मारे ही खाएगी।
नहीं माँ, अमीर औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो खड़े खड़े शोहर को घर से निकाल देती हैं। अमीरों के सही मजे हैं। फिर साथ बैठी लड़कियों को देख के तबसरा किया, इसीलिए मुझे अमीर लोग जहर लगते हैं। लड़कियां फिर से खिलखिला दी, आप खुद भी तो अमीर हो बाजी। वो सब बहुत स्तइश से उसे देख रही थी। दांत ना निकालो, तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, मुझसे पूछो। उसने आह भरी। मेरे शोहर ने मेरे लिए अमेरिका का टिकट भेजा, लेकिन इकोनॉमी क्लास यानी अल्फाज तलाश किए, सबसे सस्ती सीट का टिकट भेजा। 3 जहाज बदल के अमेरिका पहुंचूंगी पैसे बचाने के लिए। इतना नहीं हुआ उससे कि महंगी सीट का टिकट भेज देता। उसे वही कलक कब से खाए जा रहा था। कंजूस आबाद। उसका 3रा महीना चल रहा था। क्या था अगर वो बिजनेस क्लास का टिकट भेज देता, लेकिन नहीं। कंजूस ना हो तो बाजी, सारा जहाज एक साथ ही अमेरिका जाना है। सीट महंगी हो या सस्ती, किसी ने लुकमा दिया और सब फिर से हंस दिए। माला बाजी नहीं आई? सलीम ने मुंह बसोर के पूछा। बेटे, उनको कुछ काम था। माँ ने प्यार से उसे देखा। वो इस जमाने में एक कम उम्र छोटा सा लड़का हुआ करता था। माला बाजी कभी नहीं आती, उनको हमेशा काम होता है। सलीम मजीद खफा हुआ। खाना खाते ही माही चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, ढोलक लाओ, कोई गाना शाना गाओ। मैं चली गई ना तो मुझे याद करोगे तुम लोग। वो इन लोगों की शादियों में हमेशा ढोलक मंगवा के उनके साथ टप्पे गाया करती थी। पल भर में नीचे सुर्ख कालीन पे सबकी महफिल लग गई। एक लड़की ढोलक लेकर बैठ गई और माही खुद भी अपने जूते उतार के उसी कालीन पे बैठ गई जहां अभी बहुत से लोग जूतों के साथ चले थे। गानों और टप्पों की आवाजें गूंजने लगी और वो हंसते हुए उनके साथ सुर से सुर मिलाने लगी। गरीब के साथ गरीब बन जाना उसने अपनी माँ से सीखा था। कासिम फरीद के घर का लॉन्ग रूम इस शाम मोमबत्तियों और फानूसों की जर्द रोशनियों से रोशन था। बारूदी मुलाजम आगे पीछे फिरते सर्व करते दिखाई दे रहे थे। सियाह लिबास में मौजूद बहुत से मर्द और खवातीन बारी बारी अंदर आ रहे थे। वो दोनों भाई दरवाजे पे खड़े थे। बियर पॉल घुंघरियाले लंबे बालों की पोनी बनाए सर झुकाए अफसुर्दा सा खड़ा था। आने वालों को बस सर के इस बात से जवाब देता। उसके साथ खड़े माहिर का चेहरा बेतासुर था। सफेद शर्ट के स्याह 3 पीस पहने, फ्रंट पॉकेट में नन्हा सफेद गुलाब लगाए, बाल जल से समेटे वो किसी रोबोट की तरह खड़ा था। वो ताजियत करने वालों को महज सर के खम से जवाब दे रहा था। मालिक अलबत्ता झुक के सबसे मुसाफा करता, उनका शुक्रिया अदा करता और उन्हें हाथ के इशारे से अंदर की तरफ भर जाने का इशारा करता। मेहमान दरवाजे पे खड़े घर के 3 मर्दों से मिलके अंदर चले आ रहे थे, जहां जारीना उनका इस्तकबाल करती थी। वो स्याह स्कर्ट ब्लाउज में मलबूस थी, बाल स्याह जालीदार स्कार्फ से ढके थे। उसकी स्याह स्टाइलोटो हील्स की ठक ठक मेहमानों की सरगोशियों से बुलंद थी। वो मुलाजमीन को हदायत देते हुए तमाम इंतजामात संभाले हुए थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहरों के साथ मौजूद थी। माहिर फोन पे कुछ देख रहा था जब मालिक ने करीब होके सरगोशी की। माहिर, कोई तमाशा मत करना। माहिर चौंका, ना समझी से उसे देखा और फिर सामने। एकदम जिस्म के सारे असाब तन गए। मोबाइल वाला हाथ पहलू में जा गिरा। सामने से वो तीनों चले आ रहे थे। शम्स, राबेल और राबेल की उंगली थामे एक छोटी सी बच्ची जिसने सर पे स्याह हैट तिरछा करके रखा हुआ था। माहिर प्लीज अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपने बाप की बेइज्जती मत करवाना। आज नहीं। मालिक ने दबी दबी सी सरगोशी की। वो बंद होंठों से सांस लेता, घूरती नजरों से इन तीनों को देखता रहा। बच्ची सर झुकाए हुए थी। हैट के बाइस उसका चेहरा नहीं देख सकता था, ना वो देखना चाहता था। उसने उन आंखियों से देखा। बियर बॉल का चेहरा खिल उठा है। वो तेजी से उनके करीब गया, रुक के शम्स से हाथ मिलाया। शम्स उससे अफसोस करने लगा। फिर वो अपनी माँ से गले मिला। राबेल स्याह लिबास पहने हुए थी, सर पे स्याह सिल्क का स्कार्फ था, कानों में नन्हे हीरे थे। बियर बॉल से गले मिलते हुए उसने आंखें बंद कर ली। आंसू आंखों से टपक टपक के गिरते बियर बॉल के कंधे पे जज़ब होने लगे। माहिर फरीद को इन आंसुओं से अब फर्क नहीं पड़ता था। वो बियर बॉल को देख रहा था। वो माँ से मिलके अब इस बच्ची के कदमों में झुका बैठा था।
उसे गले से लगा के प्यार कर रहा था। बस वो इससे ज्यादा नहीं देख सकता था। बहुत से जज्बात उबल के अंदर से बाहर आने को बेताब थे। इससे पहले कि उसका हाथ किसी पे उठ जाए, वो तेजी से पलटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बहुत सी गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। किसी ने आवाज भी दी, लेकिन वो जीने फलांगता ऊपर चला आया। ऊपर खामोशी थी। बिलाई मंजिल का लॉन्ग रूम माहिर के जेरे इस्तेमाल रहता था। खिड़की के सामने दो स्याह विंग चेयर्स ऐसे रखी थी कि उनका रुख बाहर की जानिब था। वो उनके दरमियान में आ खड़ा हुआ और खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी हवा तेजी से अंदर आई। उसने चंद गहरे सांस लिए और फिर विंग चेयर पे बैठते हुए जेब से व्हाइट चर्चिल का पैक निकाला। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। सिगार लबों में दबा के जरा नम किया, फिर लाइटर जलाया। दफ्तर हील की टक टक सुनाई दी। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो सिगार लबों में दबाए घुमाते हुए उसे शोला दिखा रहा था। जारीना आहिस्ता से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। आज उनको बर्दाश्त कर लो प्लीज। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। जालीदार स्कार्फ के हाले में उसका न्यू मेकअप ज़दा चेहरा फिक्रमंद लग रहा था। उसकी पलकें आज के मुकाबले में काफी कम और होंठ बहुत पतले थे। सिर्फ तुम मुझे समझती थी ज़ारा, अब तुम भी ऐसे कहोगी? उसे जैसे दुख हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें समझती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो। उनकी जुर्रत देखो, मेरे बाप के घर में उस आदमी और उसकी बेटी को लेकर आ गई हैं। उसने पीछे टेक लगाई और टांग पे टांग जमाई। सिगार का कुछ भरा बहुत सा धुआं लबों से बाहर निकला। उसकी महक सिगरेट के धुएं से मुख्तलिफ थी, मीठी और फ्लेवर्ड सी। वो बेशर्म है और कुछ नहीं, लेकिन सारी सोसाइटी मद्दू है माहिर। बस तुम आज के दिन हलाल को बर्दाश्त कर लो। मैं इस हलाल को देख नहीं सकता और तुम कहती हो बर्दाश्त करूं? वो गुस्से से ऊंची आवाज में बोला। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? सिगार उंगलियों में रह गया। दोनों ने चौंक के गर्दनें मोड़ी। वो चौकट पे खड़ी थी। माहिर ने बस एक नजर देखा, जैसे स्याह फ्रॉक में कोई हयोला सा हो, और उससे पहले के उसकी निगाह ठहरती उसने निगाह ही मोड़ ली। निकालो इसको यहाँ से, कोफत से दबी आवाज में ज़ारा को मुखातिब किया। हलाल बच्चे, माहिर अपसेट है, हम नीचे चलते हैं। जारीना जबरदस्ती की खुश इखलाकी से कहती उठी। माहिर को किन आँखियों से वो जाती दिखाई दी। अलबत्ता उसे दो आंखें अपनी पीठ पे बहुत वाज़ेह महसूस हो रही थी। सिगार वाला हाथ अब घुटने पे रखा था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हट धर्म नाराज आवाज और फिर छोटे कदमों की आहट। उसने कोफत से पहलू बदला। उसे महसूस हुआ था कि वो उस तरफ आ रही थी। उसके सर में दर्द होने लगा और यकायक वो उसके सामने आ खड़ी हुई। खिड़की और माहिर की आंखों के दरमियान हायल हो गई। उसने चेहरा मोड़ लिया। वो उसको नहीं देखना चाहता था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। माहिर ने रुख उसकी तरफ से मोड़ लिया। उन आंखियों से वो देख सकता था कि वो हट धर्मी से वहीं खड़ी है। ज़ारा को उसकी बहन आवाजें दे रही थी। किसी मुलाजिम ने किसी मेहमान पे कुछ गिरा दिया था। वो उफ करती फौरन नीचे भागी। लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। वो तिरछा बैठा खिड़की से बाहर देखता। इस छोटे से हयोले के जाने का मुंतजिर था। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? उसने चौथी दफा अपना सवाल दोहराया। नहीं, तुम नीचे जाओ, वो अब के जब्त से बोला और सिगार लबों के करीब किया। क्या वो एक बच्चे की मौजूदगी में स्मोक कर सकता था? उसके हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गए। यहाँ हलाल नाम का कोई और नहीं है। वो धीरे से साथ वाली विंग चेयर पे आ बैठी। उसके पैर जमीन से ऊंचे हवा में झूल रहे थे। क्या इस सिगरेट में ड्रग्स हैं? माहिर फरीद ने चौंक के उसकी तरफ चेहरा मोड़ लिया। बिल्कुल। एक बेइख्तियार सी नजर उस पे पड़ी। वो उसको पहली दफा नहीं देख रहा था। उसने उसे पहले भी देख रखा था, तस्वीरों में, चंद एक दफा भी, जब वो माँ के पास दस्तखत करवाने जाता था गुजरते हुए, लेकिन नजर भर के कभी न डाली थी। देखने के बावजूद नहीं देखा था। आज वो पहली दफा निगाह में आई थी और ठहर सी गई थी। वो सफेद और गुलाबी रंगत वाली एक छोटी सी लड़की थी, 6 साल की। उसने बिना आस्तीन के स्याह फ्रॉक पहन रखा था। उसके घुंघरियाले बाल बहुत लंबे और शानों पे बिखर रहे थे। आंखें भूरी थी और उनकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थी। वो इन्हीं आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी। वो इन आंखों को पहचानता था। कई बरस से वो इन आंखों को हर रोज आईने में देखता था।
क्या? लबों से आहिस्ता से निकला। क्या आप ड्रग्स करते हैं? सिगार वाला हाथ सोफे के हत्थे से नीचे गिर गया। नहीं, ये सिगार है। पापा कहते हैं आप ड्रग एडिक्टेड है। क्या आप ड्रग एडिक्टेड है? उसने आहिस्ता से पूछा, साथ ही वो हाथों से अपने बाल बार बार पीछे कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, बस यकटक उसको देखे गया। नीचे मेहमानों की आती आवाजें, फानूसों की रोशनियां, मोमबत्तियों की महक, सब गायब हो गया। बस वो दोनों दो विंग चेयर्स पे आमने सामने बैठे थे। और क्या कहते हैं तुम्हारे पापा मेरे बारे में? हलाल ने शाने उचका दिए। बस यही। फिर वो रुकी और आबरू इकट्ठे करके नाराजी से उसे देखा। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो अपना सवाल नहीं भूली थी। नहीं, बेख्तियार निकला। वो अब भी उसे देख रहा था। वो आबरू इकट्ठे करने के इस अंदाज को भी पहचानता था। हलाल ने गौर से उसे देखा। इस दफा वो उसके नहीं से मुत्तमिन हो गई थी। फिर गर्दन दाएं बाएं घुमाई। दीवार पे एक बड़ा फोटो फ्रेम अवेजा था। उसमें कासिम फरीद मुस्कुरा रहे थे। क्या ये बियर बॉल की तरह आपके भी पापा थे? उसके पहलू में एकदम बहुत सी तकलीफ हुई। उसने चेहरा मोड़ लिया। खिड़की से नीचे लॉन में लगी रोशनियां नजर आ रही थी। वो हमेशा मुझे कैंडी देते थे जब भी मैं यहाँ आती थी। वो एकदम चौंका, बेयकीनी से उसे देखा। फिर दिमाग ने फौरन से उसकी बात को डिकोड किया। वो यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में बियर बॉल के साथ आती होगी। उसके आला ज़र्फ बाप ने कभी उसको घर आने से नहीं रोका था। पहलू की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या आप इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आपके पापा चले गए हैं? वो अब हमदर्दी से उसे देख रही थी। वो इसी तरह बाहर देखता रहा। वो उसको मजीद नहीं देखना चाहता था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जाओ यहाँ से, अब के वो धीरे से बोला। मगर नीचे बियर बॉल है और वो मुझे तंग करता है। वो विंग चेयर पे पीछे होके आराम से बैठी थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। वो मुझे कहता है मेरे बाल बहुत लंबे हैं, वो उन्हें काट देगा। उसका लहजा रूहानसा सा था। माहिर ने नजरें मोड़ी, उसके लंबे घुंघराले बालों को देखा, कहा कुछ नहीं। हील्स की आवाज जीनों से ऊपर आती सुनाई दी और फिर जारा की कोफत भरी पुकार, हलाल क्यों माहिर को तंग कर रही हो? चलो नीचे। अब के जारा डपट के बोली थी। माहिर ने पहलू बदला। कुछ था जो उसे बुरा लगा था, लेकिन उसने लब नहीं खोले। ओके, वो बददिली से उठी, पैर नीचे उतारे। माहिर ने रुकी हुई सांस खारिज की। अब वो चली जाएगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो उसके करीब आ रही है। इससे पहले कि वो संभलता, वो उसके बाएं जानिब आके रुकी और आगे भर के नरमी से उसका गाल चूमा। बाय, हल्का सा बोली और फिर दरवाजे की तरफ भाग गई। वो जहां था वहीं बैठा रह गया। सिगार वाला हाथ अभी तक नीचे गिरा था। कोई इतने बर्स अपनी ही आंखों से कैसे नफरत कर सकता है? वो शॉपिंग मॉल की राहदारी में आगे बढ़ती जा रही थी। पैरों में गुलाबी तस्मों वाले जॉगर्स थे। बाल कसी हुई पोनी में बंद थे। लंबा ढीला ढाला कुर्ता और गर्दन में लिपटा स्कार्फ। वो चेहरा घुमा घुमा के इतराफ में शॉप्स को भी देखती जा रही थी। शॉपिंग मॉल की रौनक अरूज पे थी। गालबन सेल्स लगी हुई थी। वो जहीर से मिलने आई थी। उसे अपना फैसला सुनाने फोन पे साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगा और इसीलिए अब वो फूड कोर्ट जा रही थी। दफ्तर उसके सफेद जॉगर्स एक शॉप के सामने रुके। शीशे के दरवाजों के पार रोशनियों में नहाए जूतों के रैक्स नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे चलती हुई शीशे की दीवार के पास आ रुकी। सामने सफेद रंग के स्टाइलिटीव्स रखे थे। 4 इंच की लंबी हील्स वाले नाजुक जूते जो किसी सिंड्रेला के लिए बने थे। उसके लबों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। उंगलियों से शीशे की दीवार को छुआ। हील्स और उसकी उंगलियों के दरमियान बस 1 इंच मोटा शीशा था। फिर निगाह उनकी कीमत पे पड़ी। उसने गहरी सांस ली, हाथ नीचे गिरा दिया। इतनी महंगी हील्स वो अभी नहीं ले सकती थी, लेकिन कभी ना कभी वो लेगी। जब वो एक बिजनेसमैन की बीवी होगी, वो दुनिया फिरेगी और हर मुल्क से बेहतरीन जूते इकट्ठे करेगी। मुस्कुरा के खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गई। उसका दिल मुत्तमिन था। जहीर फूड कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। मेज में शॉपिंग बैग्स भी थे और वो सट्रा से कोई ड्रिंक पी रहा था। उसे देखते ही गर्म जोशी से उठ खड़ा हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में सोचा। जहीर, पहले मेरी बात तहम्मुल से सुनो, वो संजीदगी से कहते सामने बैठी।
थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। बेचारे ने इतने मान से कहा था और उसका मान तोड़ने जा रही थी वो। ये मत कहना कि तुम इनकार करने जा रही हो। जहीर ने सटरा लबों में दबाते हुए गौर से उसे देखा। माला ने थूक निकला, किसी कसी हुई पोनी वाला सर झुका दिया। इनकार करना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। मेरी शादी हो रही है। चेहरा उठा के सब्ज आंखों से उसे देखा। जहीर ने गहरी सांस खारिज की। और तुम दूसरी लड़कियों की तरह शादी के बाद घर बैठ जाओगी? नहीं, मैं काम करती रहूंगी, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत ट्रैवल करता है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूंगी। कौन सा कल शादी हो रही है और मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। 1 साल काम कर लो, फिर देख लेंगे। मैं एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती जो मेरी जिंदगी के अगले 5 साल के प्लान में शामिल ना हो। माला, तुम मुझे मायूस कर रही हो। लड़कियां चांद पे जा रही हैं, तुम्हें शादी की पड़ी है। वो मुस्कुरा दी। पहली बात, नील आर्मस्ट्रांग के बाद कोई आज तक चांद पे नहीं गया। दूसरी बात, जो चांद पे जाता है वो वहां रह नहीं जाता, उसे वापस घर आना होता है। फिर वो पीछे होके बैठी और मुस्कुरा के शाने उचकाए। और शादी सबको करनी होती है, मुझे भी करनी है। मैं कैरियर के पीछे अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान नहीं कर सकती। जहीर कदरे धीमा हुआ, गिलास प्रे कर दिया जैसे मूड बुझ गया हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मेरी ऑफर अब भी टेबल पे मौजूद है। कदरे तौकफ से वो खनकारा। एक दोस्त की हैसियत से तुम मुझे कोई आइडिया देना चाहोगी रेस्टोरेंट के लिए? सबज आंखों वाली लड़की मुस्कुराई। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा आइडिया तुम्हारे काम आएगा? क्योंकि तुम नए आइडियाज और बिजनेस प्लान्स बनाने में बहुत अच्छी हो, और जिस चीज में हम अच्छे हों उसे कभी मुफ्त में नहीं करना चाहिए। नरमी से उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया। वो गहरी सांस लेकर रह गया। चलो, तुम्हें शादी की मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। वो उठ के एक कॉफी शॉप की जानिब चला गया तो वो गर्दन मोड़ के यूं ही इतराफ में देखने लगी। करीब में एक फरबा माइल औरत, उसकी नौजवान बेटी शॉपिंग बैग्स के ढेर उठाए आगे जा रही थी। जिस तरह वो थके मांदे अंदाज में बार बार एक फहरिस्त को हाथ में लिए चीजें गिन रही थी, साफ मालूम होता था कि जहेज की शॉपिंग कर रही है। कुछ दिन बाद यही उसकी भी जिंदगी होगी और वो इस तब्दीली के लिए पूरे दिल से तैयार थी। उसे सफेद और सिल्वर हील्स फिर से याद आ गई। वो मुस्कुरा दी। एकदम से दुनिया ज्यादा हसीन लगने लगी थी। वो एक सबज घास से ढका वसी कता इराजी था जिसमें जगह जगह कतबे लगे थे। कच्ची पक्की कब्रों के ऊपर भी घास उगा था। गुजरगाह के करीब एक कच्ची कब्र थी जिसका कतबा सफेद रंग का था। उसके ऊपर कासिम फरीद लिखा था। माहिर उस वक्त उसके सामने पंजों के बल बैठा था। स्याह सूट में मलबूस, आंखों पे काले ग्लासेस पहने वो जेब से कुछ निकाल रहा था। जारीना उसके अकब में हाथ बांधे खड़ी थी। वो आज न्यू ड्रिंक के लिबास में सफेद मिनी कोट पहने हुए थी। हवा से उसके बाल उड़ उड़ के पीछे जा रहे थे। वो माहिर के हाथों को देख रही थी जो जेब से बाहर आए तो उनमें एक प्लास्टिक का पैकेट था। कासिम ताया के बीज। वो मुस्कुरा दी। वो भी आजुर्दगी से मुस्कुरा दिया। अब्बा जब भी अपना माली नुकसान करके किसी इंसान का दिल खरीद लेते, उसे बीजों का तोहफा देते और कहते जाके इन्हें बो दो, ये हमारी शनासाई की निशानी है। उसने बीज का पैकेट खोला और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कब्र की कच्ची मिट्टी में छिड़कने लगा। कितना शौक था ताया को पौधों का। उनके जाने के बाद से तुम्हारे घर के सारे पौधे मुरझा गए हैं। माहिर ने धीरे से शाने उचकाए। क्या करें ज़ारा, वक्त ही नहीं मिलता। सारे बीज छिड़क के उसने खाली पैकेट वापस जेब में डाल लिया। ज़ारा ने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के ऊपर पानी डालने लगी। वो हाथ से बीजों को दबाने लगा। ताया चाहते थे तुम सेटल हो जाओ, शादी कर लो। ज़ारा ने लहजा सरसरी सा बनाया। अलबत्ता वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। वही करने लगा हूँ। वो इसी तरह नरमी से मिट्टी को दबाता रहा। बीज दफन हो रहे थे। सनग्लासेस के बायस आंखें छुपी हुई थी। ज़ारा का पानी बरसाता हाथ रुक गया। आंखों में खुशगवार हैरत उतर आई। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी अच्छी सी लड़की से मिलवा सकती हूँ। जो बियर बॉल ने मुझे मिलवा लिया है किसी से। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो रहा था। उसकी ज़ारा की तरफ पुश्त थी।
वो जहां थी वहीं रुक गई, गोया पत्थर का मुजस्मा हो। कौन? बदवक्त आवाज निकली। बियर बॉल उनकी फैमिली को जानता है। उसका कहना है कि वो मैरिज मटेरियल है। हम एक दफा मिले थे अब्बा की डेथ से पहले, और आज उसकी तरफ मुड़ते हुए माहिर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। आज शाम हमने डिनर पे जाना है। फिर चेहरा उठा के उसे देखा तो ज़ारा ने जल्दी से चेहरे पे मुस्कुराहट सजा ली। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो दोनों साथ साथ चलते हुए पत्थरों की गुजरगाह की तरफ भाग गए। कैसी है वो? एक मुलाकात में कहाँ मालूम होता है। क्यों? तुम्हारी पीपल स्किल्स के तो सब मोतरफ हैं। ज़ारा ने उसकी नकल उतारी। वल्लाह, माहिर लोगों के बारे में गलत नहीं होता। वो हल्का सा हंस दिया। मैं वाकई गलत नहीं होता, लेकिन ऐसे मामलात में थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अच्छी लगी तो कर लूंगा शादी, नहीं लगी तो कोई और सही। वो चलते हुए सादगी से कह रहा था। ज़ारा खामोशी से सुने गई। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो चुका है, बेतासुर। वो दोनों रविश पे चलते दूर होते गए। घास पे फैली कब्रें तन्हा रह गई। मुबीन मंजिल में खानों की खुशबू हर तरफ फैली थी। किचन में बख्त बी और सुगरा कटिंग कर रही थी। चूल्हों पर भी कुछ चढ़ा था। माँ बेकरी आइटम्स नहीं लिया करती थी। सब कुछ घर में अपने हाथों से बना के रखती थी। कुकिंग भी खुद करती और बाकी सब कटिंग वगैरह में उनकी मदद करते। इस वक्त वो अपने कमरे में खड़ी थी। वहां 2 बिस्तर बिछे थे। एक माँ का था और दूसरा उनकी छोटी बहन का। माँ लोग 3 बहनें और एक भाई थे। मामू इस्लामाबाद में होते थे। बड़ी बहन सरवर जहां अमेरिका में होती। माही इन्हीं की बहू बनी थी। अब्बाद इस वक्त कनाडा में जेरे तालीम था। ये छोटी बहन नूरे जहां मुबीन मंजिल में रहती थी। कब से? जब से माला ने होश संभाला था। माँ इस वक्त उनके पीछे खड़ी उनके बालों की कंघी कर रही थी। व्हील चेयर पे बैठी नूर जहां खाला माजूर थी और बचपन से उनके पास थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन चेहरा आज तक सफेद गुलाबी था। वो बस मुस्कुराती रहती और ज्यादा बात नहीं करती थी। उनका जहनी तवाजन कई बरस हुए बिगड़ चुका था। कभी कभी वो रोने लग जाती और कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती। माँ बहुत सब्र से उनके सारे नाज नखरे उठाती। नूर खाला का काम उन्होंने कभी बख्त बी के जिम्मे नहीं लगाया। माही अक्सर कहती कि बख्त बी को भी उनका काम करने दिया करें, आप अकेली थक जाती होंगी। लेकिन हुरे जहां बेगम का कहना था कि उनकी बहन उन पे बोझ नहीं है। आज वो उसकी खिदमत करेगी तो कल को अल्लाह उन्हें खुद किसी भी मोहताजी से बचा लेगा। माही को बड़ा अजीब सा लगता, नाकाबिले यकीन सा। उसकी इतनी एक्टिव चलती फिरती सब कुछ सुपरवाइज करने वाली माँ हो ही नहीं सकता था कि कभी बीमार पड़े। हर औलाद को अपनी माँ के बारे में यही लगता है। बहन के बाल बना के उन्होंने झुक के उससे सरगोशी में कुछ कहा तो नूर खाला मुस्कुराई और सर हिला दिया। फिर हुरे जहां बेगम वहां से हटी और तेज कदमों से चलती बाहर आई। वक्त भी अक्सर उन्हें अपनी बहन से सरगोशियां करते देखती थी। ना जाने वो इन्हें ऐसा क्या कहती कि वो मुस्कुरा देती। नूर खाला का दिमाग बच्चों के जैसा था। यकीनन कोई मासूम बात होगी। बख्तो, तुम कबाब फ्रीजर से निकाल के रखो और तुम इधर आओ। उन्होंने दूसरी मुलाजमा को घूरा। कोने में जाले लगे हैं, मुझे नजर आ गए। बीबी तुम्हें नहीं आए? और सलीम, उठो पौधों को पानी दो। सलीम आज के दिन भी आज अपने पौधे नहीं भूली। आवाज पे किचन की चौखट पे खड़ी हुरे जहां बेगम पलटी। माला को अपनी तरफ आते देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट धार आई। वो गुलाबी रंग की लंबी कमीज और सफेद चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। कटे हुए बाल कंधों से ऊपर तक आते थे और खुले थे। धुला धुलाया चेहरा और मुस्कुराती सब्ज आंखें। वो उनके करीब आई तो उन्होंने प्यार से उसे देखा। मेरी बेटी तैयार हो गई है? पहले प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, फिर अगले ही लम्हे लहजे को ताहुकमाना बना लिया। आओ जरा किचन में मेरी मदद करवाओ और अपनी बहन को भी बुलाओ। मतलब मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं और मैं ही काम करूं? वो गहरी सांस भरती माही को बुलाने चली आई। उसे ख्याल आया उसने काफी देर से माही को नहीं देखा। माही अपने कमरे में नहीं थी, वो मोहित के कमरे में थी। वो इस वक्त घर नहीं होता था। माला अंदर आई तो देखा वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी है, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे। वो सोच में गुम थी। क्या हुआ तुम्हें? मेरी कमर में दर्द है। उसका मूड ऑफ था और गलती से मैंने अब्बाद को बताया तो उसने खाला को बता दिया। तुम्हें पता है ना खाला लोग कितने वहमी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका ना जाऊं, कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए। वो चिड़चिड़ी हो रही थी।
तुम अपनी डॉक्टर से पूछ लो वो क्या कहती है। उसके पास से आज होके आई हो ना। वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो, सफर कर सकती हो। हाँ तो करो ना सफर। मगर वो रुकी, जैसे मुत्ताज बजब हो। अगर बेबी को कुछ हुआ तो सब मुझे इल्जाम देंगे कि मुझे अमेरिका जाने का शौक था, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मरी नहीं जा रही अमेरिका जाने के लिए। अब बाद शादी करके खुद तो वापस चला गया है। मैं महीनों से यहाँ बैठी हूँ। अब एक खुशी का मौका आया है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं। उसने गीली आंखें रगड़ी। माला ने नरमी से उसके हाथ थामे। कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम आराम से सफर करो और शादी एंजॉय करो। खाला की तरह वहम मत पालो। अच्छा अब बाहर आओ, माँ बुला रही हैं। वो लोग घंटे तक आ जाएंगे। और यहाँ अभी। माला ने खिड़की से बाहर झांका। लॉन में सलीम पाइप पकड़े पानी लगा रहा था। यहाँ अभी पौधों को पानी नहीं लगा। अरे सब हो जाएगा, माही है ना। माही आंसू साफ करती नई तवानाई के साथ उठ खड़ी हुई। उसका मूड बेहतर हो गया था। देखते हैं आज तुम्हारी सास तुम्हें कितनी सलामी देती हैं और तुम इस सलामी से हमें फौरन ट्रीट दोगी। डील। माही ने मुट्ठी बंद करके छोटी उंगली बाहर निकाली। डील। वो हंस पड़ी और उसकी उंगली से अपनी उंगली जोड़ ली। रेस्तुरान में हल्की जर्द बत्तियां जली थी। पसे मंजर में ऑर्केस्ट्रा के धीमे सुर सुनाई देते थे। वो दोनों ऐसी मेज पे बैठे थे जो ओपन एयर टेरेस के कोने में थी। उनके दरमियान कांच का एक नन्हा गुलदान रखा था जिसमें एक वाहद अध खिला सुर्ख गुलाब था। 7 ऊंची मोमबत्तियां जल रही थी। माहिर इसी लिबास में था जिसमें तुमने उसे सुबह कब्रिस्तान में देखा था। कोट पीछे सीट की पुष्ट पे डाले, वो सफेद शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए था। कॉफी का बड़ा कप साथ रखा था जिसको उसने अभी तक छुआ नहीं था। क्या पढ़ रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा। इतने हफ्तों बाद मुलाकात हुई थी। वो उसकी डिग्री भूल गया था, एंथ्रोपोलॉजी। वो मुस्कुरा के बोली। माहिर ने गहरी सांस ली। उसके जमाने में यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स वो लड़कियां पढ़ती थी जो सिर्फ पार्टी करने और सोशल सर्कस बनाने के लिए कैंपस आती थी। ना जाने आजकल क्या रवाज था। उसने गौर से उस लड़की को देखा। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, यानी सोसाइटी के म्यार के मुताबिक खूबसूरत। वो एक ही नजर में देख सकता था कि उसने बहुत सी सर्जरीज करवा रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, आंखों को बादामी शक्ल देने की सर्जरी। आबरू काफी उठे हुए थे। आई ब्रो लिफ्ट। गालों में भरे बड़े सेब थे, जैसे इम्प्लांट्स और शायद फिलर्स भी। बेहद परफेक्ट नाक, राइनोप्लास्टी, फूले फूले होंठ, बुटॉक्स और फिलर्स, बेहद घनी पलकें, आईलैश एक्सटेंशन। क्या देख रहे हैं आप? वो चौंका तो जल्दी से जहन में चलती गिनती रोकी। फिर काइली जीन्स की शक्ल की लड़की को देख के मसनूई सा मुस्कुराया। कुछ नहीं। सर झटका, फिर खनकारा। जोफिशां, जोई। स्याह बालों को उंगलियों से पीछे करते मुस्कुरा के बोली। जोई? वो बहुत जब्त करके मुस्कुराया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? किस सेंस में? यानी एक दिन जिसका तुम्हें बहुत इंतजार है। जोई ने अंगूठियों से भरा हाथ एक गाल तले रखा और सोचने लगी। फिर उसकी आंखें चमकी। मुझे ना फेरी टेल वेडिंग करने का शौक है। और उसे अंदाजा हो चुका था कि डिनर किस तरफ जा रहा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट तारी किए रखी। और तुम फेरी टेल वेडिंग किसे कहती हो? उसकी मसनूई हौसला अफजाई पे वो चहक के बताने लगी। मुझे स्प्रिंग वेडिंग करनी है। चेरी ब्लॉसम के ट्रीज का डिकोर होगा और मुझे इंडियन फैमिलीज की तरह 7 फंक्शन करने हैं। मेलाद, माइयों, मेहंदी, संगीत, बारात, वलीमा। ये 6 हुए हैं। उसने उंगलियों पे गिना। जोई ने हाथ झुलाया। Whatever, वो इसी जोश से बताने लगी। और मैं अपनी शादी का हैशटैग प्रॉपर ट्रेंड करवाऊंगी। इंस्टाग्राम मेरी शादी याद रखेगा। मेन इवेंट पे मैं। अगले चंद मिनट वो बोलती रही। वो पीछे टेक लगाए बैठा, कॉफी के घूंट भरते हुए सुने गया। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जोई ने दोनों हाथ बाहम मिला के थोड़ी उन पे टकाई और बड़ी बड़ी मुस्कुराती आंखें उस पे जमाई। माहिर ने गहरी सांस लेकर कप रखा। मैं एक 3000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। हैं? मगर तुम्हारे पहले ही इतने बड़ी कंपनी है। असली गुलाब के फूल के इस पार मसनूई चेहरे पे ना समझी थी। वो मेरे बाप की हैं। मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हो, आर्किटेक्चरल फर्म। क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ।
नरमी से समझाने लगा। तो अभी तुम क्या करते हो? माहिर ने गहरी सांस ली। ये मुश्किल हो रहा था। उफ बियर बॉल, हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं, यानी हम अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और यूं लोग हम पे एतमाद करते हुए हमारे जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम लंदन के लोगों को कतर में प्रॉपर्टी खरीद के देते हैं। दरअसल हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने लंदन और कतर के दरमियान रियल स्टेट का काम शुरू किया। अब इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आ गए हैं। वो सर हिला के सुन रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो समझ नहीं पा रही। तब ही उसकी निगाह मेज पे रखे पैकेट पे पड़ी। उसने लंबी उंगलियों से उठाया। रोमियो और जूलियट, वाइट चर्चिल। नजरें उठा के उसे देखा। ये तुम्हारा है? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। मैं सिगार पीता भी हूँ और इन्हें कलेक्ट भी करता हूँ। मुझे सिगरेट पीने वाले मर्द हमेशा बहुत पुरकशिश लगते हैं। सिगार? माहिर ने बहुत जब्त से गहरी सांस ली। मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगार पीता हूँ। दोनों एक ही चीज हैं। नहीं? वो हैरान हुई। मेज पे रखी उसकी मुट्ठी भींच गई। वो मैरिज मटेरियल नहीं थी, वो सिर्फ मैरिज मटेरियल थी। दोनों एक चीज नहीं है। वो तहम्मुल से समझाने लगा। सिगरेट निकोटीन, तार और केमिकल से भरी होती है। मुझे इसकी महक भी नहीं पसंद। सिगार मुख्तलिफ होता है। ये तंबाकू के पत्तों से बनता है। सिगार एक आर्ट है। आर्ट? कैसे? वो वाकई दिलचस्पी से पूछ रही थी। बेजान डिनर में फिर से जान पड़ने लगी। वो कदरे पुरजोश से बताने लगा। सिगार का बनाना भी एक आर्ट है। पत्तों की फर्मेंटेशन, तंबाकू, उसकी रोलिंग, पैकिंग, उसके रिंग्स, साइज, इसको बॉक्स से निकालने का अंदाज, सब आर्ट है। इसको उंगलियों में कैसे पकड़ना है, हैवा मिडोर में रखने का तरीका, उसकी महक को सूंघना, कट करना, सुलगाना और स्मोक करना, ये सब एक प्रोसेस है। खालिस आर्ट। बहुत से लोग अमीर नजर आने या कूल लगने के लिए सिगार स्मोक करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं इसे आर्ट समझ के करता हूँ, लेकिन ये भी सेहत के लिए इतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट है ना। उसके कंधे ढीले हुए, पीछे को टेक लगाई। हाँ, ये नुकसानदेह है, लेकिन ये एक चॉइस है और मैंने इसे मुंतखब किया है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी। वो सिगार का पैक उलट पुलट करके देख रही थी। वैसे कितने सिगरेट पी लेते हो एक दिन में? माहिर ने नरमी से उसके हाथ से पैकेट लिया और उसे जोर से बंद किया। फिर मुस्कुरा के उसे देखा। 20 सिगरेट रोजाना, कभी कभी तो 25। वाओ! उसकी आंखें पूरी खुल गई। वो अब उसे नहीं देख रहा था, वो बिल मंगवा रहा था। बियर बॉल को वो घर जाके पूछेगा। अब्दुल मालिक फरीद अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ दिखाई देता था। जब वो दरवाजा खुला, उसने उलझे अंदाज में सर उठाया तो देखा जारीना अंदर आ रही थी। वो शदीद नाखुश लगती थी। ज़ारा, मैं बिजी हूँ। वो वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ और माहिर की फिक्र कौन करेगा उसके डेस्क के ऐन सामने आ रुकी। उसके खफा लहजे में मालिक ने चेहरा उठा के देखा। वो गुस्से और बेबसी से उसे देख रही थी। बालों को ढीले कैचर में बांधे उसकी आंखें रोई रोई सी थी। मालिक ने गौर से अपनी बेटी को देखते हुए लैपटॉप परे धकेला और पीछे टेक लगाई। माहिर को क्या हुआ है? उसे बियर बॉल ने किसी लड़की से मिलवाया है। मैरिज मटेरियल। वो उससे शादी कर लेगा बाबा। मुझे मालूम है उसका बाप यही चाहता था, और मेरा बाप मेरे लिए क्या चाहता है। मालिक ने गहरी सांस लेते हुए अंगूठे से कनपट्टी को छुआ। हर कुछ दिन बाद ज़ारा यही मसला लेकर आ जाती थी। वो अब थक गया था। तुम और माहिर ये बात एक दफा कर चुके हो। उसने तुम्हें साफ इनकार कर दिया था। तुम्हारे कहने पे मैंने कासिम से भी बात की थी, लेकिन उसका कहना था कि माहिर तुम्हें अपनी बहन समझता है, बहन जैसी कजन, बेस्ट फ्रेंड। वो तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता, और मैं इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ज़ारा ने पलकें झपकाई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी निगाहों में बाप के लिए शिकवा था। मालिक के तासुरात बदले, चेहरे की लकीरें ढीली हुई। हम जबरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते ज़ारा। तुम्हें अच्छे लड़कों की कमी है क्या? मगर मुझे वही चाहिए, सिर्फ वही। बाबा प्लीज। वो घूम के मेज के पीछे आई और उसके सामने घुटनों के बल फर्श पे बैठी। फिर उसके हाथ थाम लिए। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा उसका किसी और लड़की के साथ डिनर पे जाना। प्लीज आप उसको उस लड़की से दूर कर दें। वो बहुत बेबस और दुखी नजर आ रही थी। ज़ारा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ?
आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी बात मानता है। मैं जबरदस्ती उससे अपनी बेटी के लिए ना कहिए, उसे मेरे लिए कुछ ना कहिए, मैं हैंडल कर लूंगी, आइंदा आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इस दफा प्लीज, इस दफा उसको इस जोई से दूर कर दें। वो उसका हाथ पकड़े मिन्नत कर रही थी। मालिक फरीद ने गहरी सांस ली, फिर उसका सर थपका। अच्छा उठो, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से हथेली की हुश्त से आंखें रगड़ती उठ खड़ी हुई। मस्कारा फैल गया था, मगर चेहरे पे मुंहोम सी उम्मीद जाग गई थी। बियर बॉल ने मिलवाया है दोनों को। वो सोचते हुए फोन उठा के देखने लगा। जारा ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। मालिक कुछ देर सोचता रहा। वो उसे उम्मीद से देखती रही। फिर उसने अपना रोबोट सा चेहरा उठाया और अब के वो बोला तो उसकी आवाज में तंबीहा थी। जारीना, मुझे माहिर बहुत अजीज है, ये पहली और आखिरी दफा है, मैं उसके साथ बार बार ये नहीं कर सकूंगा। जारा गीली आंखों से मुस्कुरा दी और जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। मालिक अब फोन स्क्रीन को देखने लगा था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। माहिर को किसी से मिलने से रोकने के लिए वो सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल कर सकता था। मुबीन मंजिल के लाउंज में खामोशी छाई थी। बख्त भी बर्तन उठा के ट्रे में रख रही थी। कांच से टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। माँ और माही अलग अलग सोफों पे बैठी सोच में गुम थी। मेहमानों को गए कुछ देर हो चुकी थी और वो दोनों खामोश थी। माला थोड़ी देर के लिए मेहमानों के सामने आई थी और फिर रवायती तरीके से अंदर वापस चली गई थी। और वक्त भी कितना गुजरा था। आधे घंटे बाद ही वो रुखसत हो गए। वो जैसे ही बाहर आया, इन दोनों को यूं बैठे देख के उसका माथा ठुमका। क्या हुआ? क्या उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा है? कुछ वहमे थे जो उनको देख के उसके दिल में आए थे। समरीन आंटी उनसे माली लिहाज से कहीं ऊपर थी। दौलत ऐसी चीज थी जो उनके दरमियान आ सकती थी। माँ ने जवाब नहीं दिया। माही बस माँ को देखने लगी। वो माँ के इतना करीब रहती थी कि उनकी सोच तक पढ़ सकती थी। क्या उन्होंने कोई शर्त रख दी है? भारी जहेज वगैरह? जिस तरह समरीन आंटी चुप चुप थी, उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि शायद वो कोई शर्त वगैरह रखें, जहेज की डिमांड वगैरह। इसलिए कशमाला ने उनसे मिलने के बाद कमरे में जाके चंद गहरे सांस लिए थे और खुद को कंपोज करके हर चीज के लिए तैयार कर लिया था। वो इस चीज में अच्छी थी, जल्दी खुद को संभाल लेती थी। जहेज देना पड़ता है बेटे, वो बात नहीं है। माँ ने आंखें उठा के उसे देखा। वो पुरसुकून नजर आ रही थी। उसकी यही आदत माँ को सबसे ज्यादा पसंद थी। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बहुत ठंडे दिमाग से सोचती थी और माही की तरह वावेला करने की बजाय खुद को फौरन से कंपोज कर लेती थी। माही का कांटा भी चुभ जाए तो हर एक को अपना जख्म दिखा दिखा के रोना डाल देती थी। देखिए, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो आपको पसंद नहीं आई तो हम इधर रिश्ता नहीं करेंगे। कोई मजबूरी तो नहीं है ना? उसने हल्के से शाने उचकाए। वो तो लड़के को जानती भी नहीं थी। कौन सा कोई जज्बाती वाबस्तगी थी? बात ही तो नहीं की उन्होंने। माँ कदरे फिक्रमंदी से बोली। माला चौंकी। हालांकि फोन पे यही कहा था कि रिश्ता मांगने आएंगे और यहाँ आके इधर उधर की बातें करके चली गई। और उनका बेटा प्रिंस चार्मिंग की औलाद कैसे उकताया हुआ बैठा था, मैं नोट कर रही थी। माही दबे दबे गुस्से से बुड़बुड़ाई। कमबख्त। माला ने गहरी सांस ली। दिल को चोट लगी, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखा। इसका मतलब है कि उनको मैं पसंद नहीं आई होंगी या हमारा घर पसंद नहीं आया होगा। तुम्हारे में क्या कमी है? हुरे जहां बेगम खफा हुई। उन्हें ये बात बुरी लगी थी। उनकी खूबसूरत दराज कद बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता था। बात सिर्फ दौलत की है। उन्हें यकीनन घर नहीं पसंद आया होगा। आपने सुना? वो कह रही थी कि हमसे पहले कबीरा के घर से होके आई हैं। उनके मियाँ कबीरा ताई के रिश्तेदार हैं ना? माही किसी और नहज पे सोच रही थी। बस फिर कबीरा ताई ने कहा होगा उन्हें कि यहाँ रिश्ता ना करें। सिंपल। छोड़िए माँ, हम अपने काम करते हैं और अपनी जिंदगी में वापस जाते हैं। वो संजीदगी से कहती हुई उठ खड़ी हुई। माही ने बगौर उसका चेहरा देखा। वो जानती थी उसका दिल दुखा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करेगी। हाँ, माला को रिश्तों की कमी थोड़ी है। हर दूसरे हफ्ते रिश्ते आते हैं, बस हमारे मेयार पे पूरे नहीं उतरते। फिर बुड़बुड़ाई। कमबख्त। इन दोनों को वहीं छोड़ के वो बाहर आ गई। चेहरा बजाहिर संभला हुआ था, लेकिन दिल पे बोझ था।
कौन कितना अमीर है, उसका तयन इंसान अपने हवाले से करता है। वक्तबी के रिश्तेदार उन्हें बहुत अमीर कबीर समझते थे, लेकिन सुहेल और समरी आंटी के लिए वो अमीर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनकी माली हालत बुरी थी, बस उनके पास कबीरा ताई की तरह पैसे की रेल पेल नहीं थी, और बहुत से लोगों को यही चाहिए होती है। कोई बात नहीं, उसने आंख का गीला होता कोना रगड़ा और खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठ गई। शादी ही थी, यहाँ ना हुई तो कहीं और हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी। उसे माही की तरह शादी का क्रेज नहीं था, लेकिन उसे भी शादी के लिए इतनी ही एक्साइटमेंट और खुशी थी जितनी हर लड़की को होती है, क्योंकि अपनी उम्र की हर लड़की की तरह वो यही समझती थी कि शादी खुशी का दूसरा नाम है। खिड़की के बाहर खड़ा बोगनवेलिया का दरख्त अपने जामनी फूलों का बोझ उठाए उसे ही देख रहा था। ये दरख्त बरसों से सुबह शाम उसके कमरे में झांका करता था, और उसने आज नोट किया था उसके फूलों में जामनी के 2 शेड नजर आते थे। कभी फुर्सत से बैठ के उसको देखा ही नहीं। ना जाने इसका क्या मकसद था, साया फराहम करना, लेकिन साये के लिए तो फाइबर ग्लास का शेड भी बनवाया जा सकता था। उसके फूलों की खुशबू भी नहीं थी और ना उनके गुलदस्ते बन सकते थे। वो गुमसुम सी बैठी उस दरख्त को देखे गई। इतने बरस से उसे खामोशी से कुछ कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी उसे दरख्तों की जुबान नहीं आती थी। कासिम फरीद के घर के बाहर लगे पौधे मुरझाए हुए थे। माहिर जब भी उनके पास से गुजरता उन्हें दानिस्ता नजर अंदाज कर देता, और इस दोपहर घर में दाखिल होते हुए वो वैसे ही इतनी अजलत में था कि पौधों की तरफ ध्यान नहीं गया। दाखिली दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था, लेकिन लॉन्ग रूम में आती आवाजों के बाइस वो ठहर गया। बियर बॉल उसे वो उस दिन के बाद आज नजर आया था। 3 सीटर सोफे पे बैठा, सामने बड़ी स्क्रीन पे कोई एनिमेशन देखते हुए वो पॉपकॉर्न खा रहा था। माहिर की आवाज पे करंट खा के उठा, जल्दी से प्याला रखा और उसके सामने आया। चेहरे से वो एक दम गड़बड़ाया हुआ लगता था। तुम? परेशानी से माहिर को देखा, जो सूट में मलबूस तैयार नजर आता था। मेरा मतलब है तुमने आज दोहा कतर जाना था। लॉन्ग रूम की बत्तियां बुझी हुई थी और वहां सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी थी। खिड़कियों के ब्लाइंडर्स भी बंद थे। वो दोनों नीम अंधेरे में आमने सामने खड़े थे। हाँ, एयरपोर्ट जा रहा था, घर से कुछ लेने आया था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। माहिर के माथे पे खुफगी से बल पड़े। मैरिज मटेरियल हूँ। मैरिज मटेरियल हूँ? बियर बॉल मुस्कुराया। अच्छी थी ना? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मुझे ये सिलिकॉन वाली लड़कियां पसंद नहीं। सारी लड़कियां ऐसी ही हैं यहाँ। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट थी। बियर बॉल ने उससे ज्यादा खुफगी से मुंह बनाया। माहिर ने अफसोस से उसे देखते हुए सर झटका। फिर कुछ याद आया, वो धीमे से मुस्कुरा दिया। तुम ठीक हो? उसे उसका हाल पूछने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। बियर बॉल ने शाने उचका दिए, जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अब्बा ने एक सख्त फैसला लिया है, मैं जानता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम चाहो तो मैं अपने शेयर से तुम्हें। मैं कभी भी अब्बा का फेवरेट चाइल्ड नहीं था, वो संजीदगी से बोला। तो माहिर चुप हो गया। वो मुझे तुम्हारे जैसा रोबोट बनाना चाहते थे। मुझे खुशी है मैं नहीं बना। उन्होंने मुझे इसी चीज की सजा दी है। मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। मेरे लिए मेरा अलाउंस काफी है। खैर तुम जाओ। बियर, उसने घड़ी देखी, उसे देर हो रही थी। हम बैठ के इस पे बात करेंगे। तुम अब्बा को गलत समझ। वो उसी पल वो ठिठका। किसी तीसरे फर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ। माहिर ने गर्दन मोड़ी। वो सोफे के पीछे से सर निकाले दिलचस्पी से इन दोनों को देख रही थी। उसके घुंघराले बाल ऊंची पौनी में बंधे थे और नीली रोशनी में भूरी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसने चौंक के वापस बियर बॉल को देखा। माहिर, मैं समझा तुम चले गए हो। वो हकलाया। माहिर ने एक खामोश नजर उस पर डाली और पलट के सीढ़ियों की तरफ भाग गया। बियर बॉल बेबसी से शाने झटक के रह गया। वो तेजी से जीने फलांगता ऊपर अपने कमरे में आया। ड्रेसिंग टेबल की चीजें उलट पुलट की, दराज खोले, वार्डरोब के खाने ऊपर नीचे किए। मतलूबा शय नहीं मिल रही थी। यहाँ शायद वो डिस्टर्ब था। क्या मैं चली जाऊं? वो बेड साइड टेबल के दराज खोल के चेक कर रहा था जब चौखट से आवाज आई। उसके हाथ थम गए, लेकिन वो मुड़ा नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो, मैं जा रहा हूँ, सर्द लहजे में कहा और दूसरा दराज खोला। कहाँ जा रहे हैं? नन्हे कदम करीब आ रहे थे। उसे एक जगह ठहरे रहने की आदत नहीं थी।
दोहा। वो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन ना जाने कैसे फिसल गया। आप दोहा में क्या करते हैं? वो दोहा भी मेरा अपना शहर है, वहां मेरा हमारा दूसरा ऑफिस है। वो गायब दिमागी से दराज की चीजें उलट पुलट कर रहा था। पता है मैं कहाँ रहना चाहती हूँ? वो उसके कंधे के करीब आ रुकी थी। बेबी पाउडर की खुशबू। कहाँ? माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो पंजों के बल साइड टेबल के साथ बैठा था और वो उसके बराबर थी। इस्तांबुल, बियर बॉल के शहर में। बियर बॉल तुर्कश है ना? वो मुस्कुराई। उसके एक गाल पे घड़ा सा बना। वो उसकी मुस्कुराहट को भी पहचानता था। बियर बॉल तुर्कश नहीं है। वो वहां सिर्फ पढ़ने गया है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई वो कर नहीं सकता। वो सर झटक के दराज की चीजें निकालने लगा। बियर बॉल तुर्कश है, वो जोर देकर बोली। फिर जवाब ना पाके पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरा लाइटर था इधर। दोहा में लाइटर्स नहीं होते क्या? माहिर ने गहरी सांस ली। वो इन सवालों से तंग नहीं हो रहा था। उस पे मेरा नाम लिखा था, मुझे वही चाहिए। अगर ना मिला तो? वो कभी एक पैर पे खड़ी होती, कभी दूसरे पे, बालों को मुसलसल उंगलियों में लपेट रही थी। तो मैं चला जाऊंगा। क्या आप दोहा से मेरे लिए कुछ लाओगे? उसने हलाल की तरफ देखा। वो उम्मीद से उसको देख रही थी। उसका चेहरा शफाफ तरीन चेहरों में से था। फिर जैसे वो चौंका। वो शम्स की बेटी थी। सर झटका और उठ खड़ा हुआ। उसे जाना था। आपको ऊपर वाले कमरे में रहने से डर नहीं लगता? वो चौखट पे था जब वो बोली। माहिर के कदम रुक गए। क्यों? मुड़ के ताज्जुब से उसे देखा। अगर आप सीढ़ियां उतरते हुए गिर गए तो? उसके आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। कुछ था हलाल के लहजे में जो अजीब था। दुख, वेरानी। उसने गौर से उसे देखा। वो छोटी सी बच्ची बेड के किनारे खड़ी उसके जवाब की मुंतजिर थी। मैं क्यों गिरूंगा? मेरी मामा का रूम भी ऊपर है और वो बार बार सीढ़ियों से गिर जाती हैं। सारी कायनात एक पल के लिए साकन हो गई। वो जैसे नमक का मुजस्मा बन के रह गया। शायद उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए था। माँ सीढ़ियों से गिरी हैं? कब? हलाल ने अफसुर्दगी से शाने उचकाए। कभी 3 डेज बाद, कभी 7 डेज बाद। उंगलियों पे गिन के दिखाया। उसे चंद लम्हे लगे थे समझने में। और वाल्लाह, माहिर फरीद के अंदाजे लोगों के बारे में गलत नहीं होते थे। जैसे ही जहन ने उस बात को डिकोड किया, उसकी मुट्ठियां भींच गई। घुटन, हर तरफ घुटन थी। उसने बेइख्तियार टाई ढीली की। वो मुंतजिर नजरों से उसे देख रही थी। माहिर ने लब खोले। वो कुछ और भी पूछना चाहता था। कब, कैसे, कितनी बार? उसने और क्या देखा? लेकिन उसके सामने एक 6 वर्ष की बच्ची थी जिसके लंबे बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। उसकी नजरें हलाल के बालों में ठहर गई। तुम बाल मत कटवाना। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लबों से यही फिसल गया। अल्फाज ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। फिर वो रुका नहीं, तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। आज सीढ़ियां उतरते हुए वो भी अंदर ही अंदर बहुत दफा गिरा था। दोहा कतर का हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। अरब बुद्धुओं ने सहराओं से निकलने के बाद जिस चीज में तरक्की की है वो खूबसूरत और पुरताइश इमारतें बनाना है। लेकिन मबयना मोबीन के गिर्द इस वक्त एयरपोर्ट की दीवारें तंग हो रही थी। यूं लगता था अभी छत भी सर पे आन गिरेगी। उसे लाहौर से यहाँ लैंड किए कुछ देर ही हुई थी। आबाद के पैसे बचाने और कफायत शाउर बहू का तमगा हासिल करने के लिए माही ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी करते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट्स की जगह 2 मुख्तलिफ फ्लाइट्स बुक करवाई थी। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत महंगी थी और वो 12-14 घंटे एक साथ जहाज में बैठ नहीं सकती थी। कनेक्टिंग फ्लाइट पहले लाहौर से दोहा जाती और वहां से फ्रैंकफर्ट और फिर अमेरिका। लेकिन उसे एक दूसरा ऑप्शन नजर आया जो 70,000 रुपए सस्ता था। वो लाहौर से दोहा जाएगी और वहां से अलग फ्लाइट लेकर काहरा और काहरा से न्यूयॉर्क। दोहा और काहरा की फ्लाइट कनेक्टेड नहीं थी। अब्बाद की अम्मी ने सुनते ही बस इतना तबसरा किया था कि ध्यान करना, बाज़ौकात एयरलाइन वाले सामान अगले जहाज पे भेज देते हैं और अगर दोहा पहुंचने पे तुम्हें सामान मौसूल ना हुआ तो तुम्हारी अगली दोनों फ्लाइट्स जाया हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा बहुत कम होता है। माही पहली दफा बाहर के मुल्क सफर कर रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे कम अकल या कम इल्म समझे। अपनी तरफ से उसने बहुत सस्ता और प्लान बनाया था। लेकिन दोहा में उतरने के बाद जब अपना सामान लेने बैगेज
एरिया में गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका सामान अगली फ्लाइट से आ रहा है, जो कि 6 घंटे बाद लैंड करनी है। माही को 2 घंटे बाद काहरा की फ्लाइट पकड़नी थी। अगर उसने कनेक्टिंग फ्लाइट ली होती तो उसका सामान फाइनल मंजिल यानी न्यूयॉर्क ही पहुंचता, लेकिन चूंकि उसने खुद से अलग फ्लाइट ली थी, वो सामान लिए बगैर वहां से नहीं जा सकती थी। इस वक्त एक इंफॉर्मेशन डेस्क के सामने खड़े माही को एहसास हुआ कि उसने अपनी सास की बात ना मान के कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ शायद वो ऑफिसर उसे गलत बता रहा था। उसका सामान लेट कैसे हो सकता था? मेरा सामान कब आएगा? उसने झुक के फिर से पूछा। कंधों पे बैग पैक पहने, छोटे बालों को हेयर बैंड से पीछे किए, वो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट हाथ में लिए परेशान खड़ी थी। आपका सामान अगली फ्लाइट से आ रहा है 6 घंटे बाद, अब के ऑफिसर ने कदरे तंग आके कहा। लाइन में माही के पीछे दूसरे लोग भी खड़े थे और वो उनका रास्ता रोके एक ही बात बार बार पूछे जा रही थी। मगर मैंने 2 घंटे में काहरा की फ्लाइट लेनी है और वहां से अमेरिका जाना है। मेरी फ्लाइट्स नॉन रिफंडेबल है, तब्दील नहीं हो सकती, वो जाया हो जाएंगी। ऑफिसर ने थक के उसे देखा। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी चाहिए थी। आपके टिकट पे फाइनल मंजिल दोहा लिखी थी। एयरलाइन आपका सामान सिर्फ दोहा तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। किसी ने पीछे से उसका कंधा थपथपाया। उसने हाथ उठा के पीछे वाले को रोका। 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ, और ऑफिसर की तरफ झुकी। लेकिन मेरा सामान इसी फ्लाइट से आना चाहिए था ना, प्लीज कुछ करें। हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 6 घंटे इंतजार करना होगा और काहरा, अमेरिका, व्हाटएवर के लिए नई फ्लाइट लेनी होगी। वो अब के तलखी से बोला और उसे हट जाने का इशारा किया। पीछे लगी कतार में लोग इंतजार कर रहे थे। किसी ने फिर से उसका कंधा थपथपाया। वो झंझला के पीछे वाले से बोली, देख नहीं रहे मैं बात कर रही हूँ, 2 मिनट इंतजार कर लो। फिर गुस्से से इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठे ऑफिसर को देखा। आप लोगों की गलत मैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ है। मैं ना आपकी एयरलाइन के खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड चलाऊंगी। और इसकी आवाज टूटी। और वो क्या करेगी? पराया मुल्क, पराई जगह, पहली दफा बैरून मुल्क सफर किया था। अब बात का सारा ददियाल जमा होगा अमेरिका में। शादी पे सब माही को ही गॉसिप का मौजू बनाएंगे। मैं बात करूं उनसे? पीछे खड़े मर्द ने आहिस्ता से कहा तो वो गुस्से से पलटी। उसकी आंखें गीली थी। मैं अपने हक के लिए खुद बोल सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वो कोई पाकिस्तानी था। एक तो ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे अकेली पाकिस्तानी लड़की देख के फौरन से पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, रोती रहो। उसने हल्के से शाने उचकाए। वो क्लीन शेव और दराज कद आदमी था। कोट बाजू पे डाले, टाई डीली किए खड़ा वो बार बार कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, ऑफिसर ने अब के जब्त से कहा तो वो चुपचाप एक तरफ हो गई। एक आंसू आंख से टपका। पीछे आती आवाजों से उसे अंदाजा हुआ कि वो आदमी लंदन जाने वाली अगली फ्लाइट का पूछ रहा था। वो उन सब की तरफ पुष्ट किए खड़ी हो गई और मोबाइल निकाला। उसे पहले ही एयरपोर्ट के नेट से कनेक्ट कर चुकी थी। माला और माँ को क्या परेशान करती, उसे अब्बाद को ही कॉल मिलानी थी। मगर अब्बाद का फोन ऑफ था। वो बार बार उसे कॉल मिलाने लगी। अब्बाद काम से दूसरे शहर गया हुआ था। वो ससुराल वालों के साथ नहीं था और फिलहाल वो ससुराल नहीं कॉल कर सकती थी। खाला बेशक खाला थी, लेकिन अब वो सास भी थी। लंदन की फ्लाइट का पूछने वाला मर्द डेस्क से हटा और माही के साथ से गुजर के आगे बढ़ गया। वो सर झुकाए आंसू साफ करते हुए अब बात को कॉल मिला रही थी। वो चंद कदम दूर रुका, जैसे जब्त से गहरे सांस लिए। फिर वो वापस आया। उसे महसूस हुआ कि वो उसके सामने आ रुका है। रो क्यों रही हो? माही ने गीला चेहरा उठा के उसे देखा। वो इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन्स, उफ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। फिर गुस्से से इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ देखा। कतर एयरलाइन के खिलाफ मैं ट्विटर पे इतने ट्रेंड्स चलाऊंगी कि ये याद रखेंगे। बाजू पे कोट डाले आदमी ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। इससे क्या होगा? पता नहीं। फिर उसे अपने लहजे का एहसास हुआ। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मैं परेशान थी। मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। टिश्यू से सुर्ख नाक रगड़ी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बिल्कुल ना करता। अच्छा, आप क्या करते? वो आंखों की पुतलियां सकोड़ के इस आदमी को गौर से देखने लगी। वो खुश शक्ल और पुरएतमाद सा था। कीमती सूट, चमकते जूते, कलाई की घड़ी, उसकी हर शय से अमारत झलकती थी।
وہ کوئی عام سا مسافر نہیں تھا جو صرف اس سے بے تکلف ہونا چاہتا تھا۔ میں ایئر لائن کو ٹویٹر ٹرینڈ کی دھمکی نہ دیتا۔ چھی، جیسے اس پہ افسوس کیا۔ ماہی کے آبرو ناراضی سے اکٹھے ہوئے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن اس آدمی نے انگلی اٹھا کے اسے روک دیا اور خود واپس انفارمیشن ڈیسک تک آیا۔ وہاں اب رش نہیں تھا۔ اس مسافر کی اگلی 2 فلائٹس قطر ایئر لائن کی نا اہلی کی وجہ سے مس ہوئی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ پہلے آپ لوگ صرف بیگز توڑتے تھے، اب آپ سامان بھی وقت پہ نہیں پہنچاتے۔ سر، ان کی فائنل منزل دوحہ تھی، ان کا سامان یہیں پہنچے گا۔ میں نے انہیں بتایا ہے، لیکن آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر ایئر لائن کی غلطی کی وجہ سے ان کا مالی نقصان ہوتا ہے تو ایئر لائن اس نقصان کو ادا کرے گی۔ ماہی نے چونک کے اسے دیکھا، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ ہیں؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے، ساتھ ہی موبائل سکرین اس کے سامنے کی۔ آفیسر کے تاثرات بدلے، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی، وہ نئی فلائٹ لے کر کلیم داخل کر سکتی ہے۔ جی، وہ نئی فلائٹ لے کر کلیم داخل کر سکتی ہے۔ ایئر لائن ان کو نئی فلائٹس کی قیمتیں ریفنڈ کر دے گی۔ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہی کا منہ کھل گیا۔ کم وقت۔ وہ مڑ کے اسی خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں کیوں بتائے گا؟ فلائٹ بک کرواتے وقت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انسان نے خود پڑھنی ہوتی ہیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا۔ اب رونا بند کرو اور نئی فلائٹس بک کرواؤ۔ کہہ کے وہ رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے موبائل نکال کے ویب سائٹ کھولنے لگی۔ اسے اب تسلی سے تمام شرائط و ضوابط پڑھنی تھی جنہیں وہ آئی ایگری کا بٹن دبا کے آگے کر دیتی تھی۔ پھر اچانک سے اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ اب وہاں کہیں نہیں تھا۔ ایئرپورٹ کے انسانوں کے ہجوم میں وہ کہیں دور چلا گیا تھا۔ نامعلوم کون تھا؟ کشمالہ کو شادیاں ہمیشہ بورنگ لگتی تھی۔ سج سنور کے جاؤ اور ہال کی ایک میز پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور پھر کھاؤ، تصاویر بنواؤ اور واپس آ جاؤ۔ اور ماہی کے بغیر تو وہ مزید بورنگ تھی۔ لیکن کزن کا ولیمہ تھا اور ماں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کو کمپنی دینے کے لیے وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ذہن مائی کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ ماں بھی زیر لب اسی کے لیے کچھ پڑھے جا رہی تھی۔ ان کی بیٹی پہلی دفعہ اکیلے بیرون ملک کا سفر کر رہی تھی، وہ بھی 3 فلائٹس بدل کے۔ وہ بار بار ماں کو تسلی دیتی کہ ماہی ماہی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ٹھیک رہے گی، لیکن ماں پریشان سی تھی۔ ولیمے میں شرکت نے ان کا ذہن قدرے بانٹ دیا۔ آج ان کو تیار کرنے والی ماہی نہیں تھی، اس لیے وہ واجبی سا تیار ہوئی تھی۔ مالا خود بھی ہلکی پھلکی ہی تیار ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہلکے کام والا سبز جوڑا پہن رکھا تھا، چھوٹے بال کھلے تھے اور کانوں میں نگینوں والے ایئر رنگز تھے۔ گالوں کے دانے آج کل ذرا زیادہ خراب ہو رہے تھے، اس لیے وہ میک اپ بالکل نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ سبز آنکھوں کے گرد لائنر بھی نہیں لگاتی تھی۔ الرجی سی ہونے لگتی۔ جوتے بھی فلیٹ ہی پہنتی۔ ان کے خاندان میں غیر شادی شدہ لڑکیوں کا میک اپ کرنا یا اونچی ہیلز پہننا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان سب ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے لڑکیاں شادی کا انتظار کرتی تھی۔ فنکشن ویسا ہی تھا جیسا لاہور کا کوئی بورنگ فنکشن ہوتا ہے۔ یہاں بخت بی کے گھر کی شادی کی طرف دیکھ تھی، نہ ہی ٹپے۔ بس سجے سنورے لوگ تھے، مصنوعی باتیں اور کھوکھلے کہکے تھے۔ وہ بور سی ہو کے ماں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ماں بھی ایک جگہ رک نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر رشتے دار سے مل رہی تھی۔ وہ بھی ساتھ ہی مسکرا کے سب سے ملتی۔ دفتن نگاہ سامنے ایک میز پہ جا ٹھہری۔ وہاں سمرین آنٹی کبیرہ تائی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کبیرہ اس زمانے میں بھی ایسی ہی تھی، وہی ساڑی پہننے کا انداز، وہی بوائے کٹ بال۔ وہ رخ موڑ کے بیٹھی تھی، ایسے کہ وہ دور سے آتی حورے جہاں اور کشمالہ کو دیکھ سکتی تھی۔ انہیں دیکھ کے وہ رسمی سا مسکرا بھی دی۔ ماں اور کشمالہ بھی مسکرا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کبیرہ سے ان کی بول چال بند نہیں ہوئی تھی۔ سمرین آنٹی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ان کی اس جانب پشت تھی۔ اف، اب ان سے بھی ملنا پڑے گا جنہیں امیر بہو چاہیے تھی۔ کشمالہ کا دل تھوڑا خراب ہوا، لیکن خیر مجبوری تھی۔ سمرین اور سہیل مادیت پرست تھے تو کیا ہوا، وہ بھی اعلیٰ ظرف تھی، مسکرا کے ملے گی۔ اس نے بس ایک گہرا سانس لیا اور خود کو ٹھنڈا کر لیا، پھر ماں کے ساتھ ان کی طرف چل دی۔ کبیرہ ان آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی سمرین سے بات کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں اتنے قریب آ گئی کہ سماعت کی حد میں تھی تو کبیرہ نے چہرے پہ حیرت لاتے ہوئے
समरीन को मुखातिब किया। आप सुहेल का रिश्ता कर रही थी ना हूर की बेटी से, इसका क्या बना? वो दोनों जहां थी वहीं रुक गई। साकन, बस क्या बताऊं कबीरा, समरीन जिस तरह एकदम फट के बोली। माला और माँ वहीं रुक गई। साकन, जामद उनके ऐन पीछे। मैंने तो खानदान की वजह से लड़की पसंद कर ली, पूरे को कह भी दिया, लेकिन सुहेल तो उसको देखते ही हत्थे से अकड़ गया। इतना गुस्सा हुआ मुझ पे कि आपने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, दानों से भरा हुआ। क्या ऐसी लड़की रह गई थी उसके लिए? अब कबीरा इंसाफ की बात करो, मेरा एक ही बेटा है, बेइंतहा खूबसूरत, उसके साथ लड़की मैच तो करनी चाहिए। और जिस लड़की को अपने चेहरे का ही ख्याल ना हो वो उसके साथ कैसे चलेगी? उसे महसूस हुआ कि माँ ने उसका हाथ जोर से थामा है, जिसे उसको रुके रहने का इशारा किया। वो खुद बिल्कुल खामोश खड़ी थी, चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। लेकिन माला, उसने फौरन बेयकीनी से माँ को देखा। हर बच्चा मुश्किल में पड़ने पे सबसे पहले माँ को देखता है। माँ सामने देख रही थी। माला का हाथ पकड़ रखा था। उनका हाथ ठंडा था, माला का गर्म था। उसने गर्म को ठंडे से छुड़ा लिया। एकदम वो मुड़ी और तेजी से इन सब से दूर हटती गई। उसका रुख मैरिज हॉल के वॉशरूम्स की तरफ था। दिमाग साए साए कर रहा था। अब उसने समरीन के अल्फाज ठीक से अंदर उतारे भी नहीं थे कि बस उसे इतना मालूम था कि उसे अपना चेहरा दुनिया से छुपाना है। पूरे जहां बेगम ने वापस मुड़ी, ना रुकी। वो कदम उठाती अपने भारी वजूद को लिए उसी टेबल के करीब आई। उन्हें देख के कबीरा उठ खड़ी हुई, मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया। समरीन आंटी के चेहरे पे परेशानी आई, घबराहट से सलाम किया, लेकिन हूरे जहां उसी संजीदगी से उनके सामने कुर्सी पे बैठी, सर पे शेफून का नीला दुपट्टा लिए, एक कंधे पे शाल डाले, कानों और गर्दन में मोती पहने, सबज आंखों वाली हूरे जहां ने बड़े वक़ार से उन दोनों के सलाम का जवाब दिया। समरीन घबरा के बार बार कबीरा को देखती, लेकिन कबीरा मुस्कुराए जा रही थी। दिल में जैसे ठंड उतर गई थी। कैसी हो कबीरा? पूरे जहां ने नरमी से उससे पूछा। खुश हूँ, मजे में हूँ। कबीरा की स्मोकी आयज से सजी आंखें चमक रही थी। अनाया कैसी है? उन्होंने अगला सवाल पूछा। कबीरा उसी तरह मुस्कुराए गई। ठीक है, पढ़ाई में बिजी है। अल्लाह तुम्हारी बेटी को नेक बख्त बनाए, नेक बख्त लगाए। कबीरा, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। कबीरा ने मुस्कुरा के आमीन कहा। पूरे जहां के दर्स उन पे बेअसर थे। पूरे जहां की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो उसी संजीदगी से कहने लगी, वैसे बेटे भी सांझे होते हैं, उनका गम भी साझा होता है। तुम्हारे इंग्लैंड में एक हमसाए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद साहिब। वो मोहित के अब्बू के भी दोस्त थे। उनकी डेथ के बाद भी जब भी पाकिस्तान आई हमारी तरफ जरूर आते हैं। कबीरा की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने बताया था तुम्हारे बेटे की मौत का। कबीरा, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उनकी आंखें कबीरा के चेहरे पे गिरी थी और आवाज आहिस्ता थी। कबीरा की रंगत बदली। समरीन चौंक के इन दोनों को देखने लगी। लेकिन मैंने कभी अफसोस नहीं किया तुमसे, क्योंकि हम ना किसी की औलाद पे झूठ बांधते हैं और ना उनका सच किसी को बताते हैं। ये मेरे माँ बाप की तरबियत नहीं है। वो कबीरा पे नजरें जमाए कह रही थी। उनकी आवाज में एक धमकी थी। कबीरा सादान बिल्कुल शल रह गई। बेइख्तियार इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन ना ले। जिसको दौलत चाहिए उसको दौलत ही मिलेगी। एक काटदार नजर समरीन पे डाली। जिसको सूरत चाहिए उसको सूरत ही मिलेगी। अल्लाह शक्कर खोड़े को शक्कर दे ही देता है, और वही अल्लाह मेरी बेटी को दोहरा बख्त लगाएगा। ऐसा बख्त कि दुनिया देखेगी। ये उसकी माँ की दुआ है। खुश रहो तुम लोग अपनी दुनिया में। वो घुटनों पे हाथ रखते हुए उठ गई। दोनों खवातीन शाल बैठी थी अपने अपने बेटों की वजह से। फिर समरीन वहां से उठ गई। जाते जाते उन्होंने नापसंदीदगी से कबीरा को देखा था। वो अपने सुहेल का रिश्ता इस औरत की बेटी से नहीं कर सकती थी, जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा बताती हो। पूरे जहां बेगम धीरे धीरे चलती वहां से दूर जा रही थी। उन्हें अपनी बेटी की तलाश थी, और मेले में बिछड़ जाने वाले बच्चे को उसकी माँ तलाश कर ही लेती है, चाहे वो जहां भी छुप जाए।